दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि कानून जो पार्लियामेंट से बनती है वो ही एक कानून है और उसे ही मानना अनिवार्य है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक और इंस्टीट्यूशन है जो कानून बनाता है और इसके बनाए हुए कानून का इम्पोर्टेंस पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से ज्यादा है। और ये इंस्टीट्यूशन कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 में ये अपहेल्ड हुआ है कि जुडिशरी का काम शुरू होता है जहाँ लेजिस्लेचर का काम खत्म होता है, क्योंकि कानून वो होता है जो जजेस कहते हैं। वो इसलिए कि कानून को इंटरप्रेट करने का अधिकार सिर्फ जजेस के पास है। आज का वीडियो सुप्रीम कोर्ट के इसी पावर के संबंधित है जिसका एक डिसीजन पार्लियामेंट के पास हुए कानून पल भर में एक रद्दी का टुकड़ा बन जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट एडवोकेट राशिद। आर्टिकल 141 कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास किया है और कोई लॉ पॉइंट डिसाइड किया है उस जजमेंट में, तो वो लॉ जितने भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे है इंडियन टेरिटरी के अंदर उसे मानना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करने पे कानून पास किया है कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई शिकायत करता है तो पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकता, नहीं तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अनुसार सजा मिलेगी। अब इस जजमेंट के अनुसार इंडिया में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो ऐसे में वहाँ का पुलिस इंचार्ज को एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो उस पुलिस इंचार्ज के खिलाफ उस जगह के स्टेट हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशंस डाल के उस पे मुकदमा चलाया जाएगा और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार उस पुलिस ऑफिसर्स को पेनलाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ऐसी एक्सप्रेस्ड पावर नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। जब एग्जीक्यूटिव और कुछ स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानने से मना किया तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने कूपर वर्सेस एरन 1958 में सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करते हुए कुछ लीगल पॉइंट्स स्टैब्लिश किया। नंबर 1, कोर्ट का स्पेशल और डिस्टिंक्ट रोल है क्योंकि कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाला अल्टीमेट गार्जियन है। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की इजाजत नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को ही फाइनल अथॉरिटी मानना होगा। इस तरह एग्जीक्यूटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर्स को अपने सोच और समझ के अनुसार ये नहीं तय करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है, बल्कि ऐसे सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करेगी। और ये इसलिए कि जुडिशरी ही फाइनल अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है एंड इसी इंटरप्रिटेशन के अनुसार गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को काम करना होगा। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी जजमेंट जब पास होता है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है और उस लॉ का डिसरिस्पेक्ट करना या ना मानना, चाहे प्राइवेट सिटीजन्स के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी को ही पैदा करेगी। दोस्तों, आर्टिकल 141 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 212 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेम टू सेम है। देश की आजादी से पहले फेडरल कोर्ट एंड प्रिवी काउंसिल सुप्रीम हुआ करता था, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अब ये फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को एक अहम जिम्मेदारी दे रखी है, वो कि संविधान को प्रोटेक्ट करना, और इसके लिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 141 को इनेक्ट किया है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बने हुए कानून इंडिया के सारे कोर्ट पे लागू होंगे और इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हर घर में हेड ऑफ फैमिली होता है, चाहे वो फादर हो या मदर हो या ग्रैंडफादर हो। सब कोई जो उस घर में होते हैं हेड ऑफ फैमिली की बातों को मानते हैं, नहीं तो क्या होगा, सब मनमानी करेंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा और कोई काम भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर ग्रैंडफादर हेड ऑफ फैमिली है तो जो भी उन्होंने कहा सबको मानना पड़ेगा। अगर उन्होंने किसी को कुछ देने का वादा किया है तो उनके ना रहने पे भी उनकी कही हुई बात को माननी होगी, नहीं तो बाकी लोगों का भरोसा उस फैमिली पर से उठ जाएगा। इसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है, ये जरूरी है कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी के लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं तो। अगर हर कोर्ट को अपने अनुसार ऑर्डर या जजमेंट पास करने का अधिकार मिल जाएगा बिना ये सोचे कि सुप्रीरियर कोर्ट ने क्या कहा है उस लॉ पॉइंट पे, तो क्या होगा, हर जगह अफरा तफरी हो जाएगी, किसी भी लॉ पॉइंट को लेके सर्टेनिटी नहीं होगा। फिर तो ये ऐसे हो जाएगा कि यूपी में 100 रुपए का वैल्यू कुछ और है और बिहार में 100 रुपए का वैल्यू कुछ और। इसीलिए दोस्तों, आर्टिकल 141 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए लॉ बाकी कोर्ट पे लागू होंगे, इसको लागू कराने के लिए आर्टिकल 144 कहता है कि सारे अथॉरिटी सिविल एंड जुडिशियल को इसी अंदाज में एक्ट करना है जिससे सुप्रीम कोर्ट अपना लॉ लागू करवा सके। इसीलिए ये हर नागरिक पे एक ऑब्लिगेशन है, उसकी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर या डिसीजन को ओबे करे जब तक वो डिसीजन मॉडिफाइड नहीं होता या वो निरस्त नहीं होता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर किसी स्पेसिफिक फैक्ट को लेके है तो वो प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ लॉ जिसके सहारे वो जजमेंट दिया गया है वो
वही प्रेसिडेंट माना जाएगा। एक चीज यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आर्गुमेंट होता है, ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे। अगर किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो ऐसे में बाकी जितने भी केस होंगे जिसमें ये ही क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा तो उन सब पे सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट लागू होगा जिसमें उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट का हर डिसीजन टेरिटरी ऑफ इंडिया में लागू होता है। ऐसे तो कोर्ट के जजमेंट उसी पे लागू होता है जो केस में पार्टी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इससे ज्यादा है। आर्टिकल 141 के अनुसार ये सब पे लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देश का कानून बन जाता है। अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी बेंच में डिसाइड कर दिया है तो ऐसे में कोई हाई कोर्ट या कोई कोर्ट उस डिसीजन को अवॉइड नहीं कर सकता, भले ही सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन में कोई कन्फ्लिक्ट या इलॉजिकल बातें क्यों ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसी स्पेसिफिक फैक्ट को लेके था और निचली कोर्ट यानी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने फैक्ट ऑफ द केस अलग है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या प्रिंसिपल इस निचली कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होगा। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का ये दायरा नहीं कि वो एक जनरल लॉ बनाए जैसे लेजिस्लेचर बनाती है, लेकिन वो उतना ही लॉ पॉइंट या फैक्ट पे कानून बनाएगी जितना उसके सामने है और उसमें दिया हुआ डिसीजन आगे हर एक केस पे लागू होगा अगर उस केस में वही लॉ पॉइंट एंड फैक्ट ऑफ केस इन्वॉल्व है तो। इसी तरह इस आर्टिकल 141 के अनुसार हाई कोर्ट का रूल्स भी यही कहता है, अगर डिवीजन बेंच कोई मैटर की सुनवाई करता है और प्रीवियस कोई डिवीजन बेंच के फैसले से डिफर करता है तो उस मैटर को उस हाई कोर्ट के फुल बेंच के पास भेजना होगा। लेकिन उस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है तो ऐसे में हाई कोर्ट के सारे डिसीजन उस मैटर पे ओवररूल हो जाएंगे। और अगर इंफीरियर कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर देता है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अलग है तो ऐसे में इंफीरियर कोर्ट का ऑर्डर का कोई मान नहीं होगा, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। जस्ट बिकॉज के लोअर कोर्ट को पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टिकुलर लीगल इशू डिसाइड कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ लागू नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लॉ डिसाइड कर दिया है तो फिर ऐसे में कोई भी अथॉरिटी ये नहीं कह सकता कि हम उसे नहीं मानेंगे क्योंकि सरकार ने नया सर्कुलर पास किया है। इसीलिए अथॉरिटीज को भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार काम करना होगा, ना कि किसी सर्कुलर के अनुसार जो कि इलॉजिकल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निरस्त कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं मानता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजेस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि पर इंक्यूरियम क्या है, ओबिटर डिक्टर क्या है, एंड स्टे डिसाइसिस क्या है।